सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वाले गुरुजी पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो 11th क्लास का होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, 9th की लगभग तीन चैप्टर में डाल चुका हूँ, 10th के 2 चैप्टर डाल चुका हूँ, जल्द तीसरा चैप्टर डल जाएगा और ये पॉलिटिकल साइंस का आपका 11th क्लास का तीसरा चैप्टर होने वाला है। अभी जो पीछे के चैप्टर्स थोड़े से मैंने रोके हुए हैं, आपको आगे का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम पीछे का मतलब पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे। टेंशन फ्री रहो, बस आप आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, तो कुछ बंदों को वेट था वीडियो आने का, तो वीडियो में ले आया हूँ लोकल गवर्नमेंट, और ये छोटी वीडियो होने वाली है और बहुत ज्यादा इजी वीडियो होने वाली है और बहुत चीजें आपको समझ में आएगी दोस्तों कि भारत में लोकल गवर्नमेंट क्यों रखी गई थी। और लोकल गवर्नमेंट नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, किस लोकल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। तो आप देखोगे तो हमारे देश में ना 3 प्रकार की सरकार है। सबसे टॉप लेवल पे होती है केंद्र सरकार, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। दूसरे लेवल पे होती है राज्य सरकार, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और तीसरे लेवल पे होती है लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम स्थानीय शासन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि हमारे यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार तो है, तो हमें लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही दिमाग में आना चाहिए, जब केंद्र सरकार पूरे भारत को संभाल ले रही है और जब स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट को संभाल ही ले रही है, तो हमें लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो दोस्तों हमारे देश में ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो स्टेट गवर्नमेंट काम कर लेगी, चलेगा, लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है कि मैं आपको अगर बताना चाहूं कि आज जो आपको जर्मनी दिख रहा है ना, जर्मनी में 2 गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जर्मनी को एक बार कंपेयर कर लेना आप महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जर्मनी की पॉपुलेशन जितनी है। ऐसे आप रशिया की पॉपुलेशन चेक कर लो और यूपी की पॉपुलेशन, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ लगभग इतना गैप नहीं है, लगभग आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, अब ये डाटा ही देखने मत बैठ, तेरी इतना डाटा है तो भैया झूठ डाटा होता है। बस मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन फिर भी इंडिया की क्या है, बहुत ज्यादा। अब आप ऐसे पॉपुलेशन चेक कर लो अमेरिका इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है। अमेरिका में 2 गवर्नमेंट काम करती है, यहाँ पे अगर 2 गवर्नमेंट रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तीसरी गवर्नमेंट बनाना मजबूरी है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। अब तुम आओ दिल्ली में, दिल्ली का एग्जांपल हम लेते हैं आराम से, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। दिल्ली के अंदर स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। अब मान लो आपकी गली का नाला खराब हो गया, विधायक वैसे ही नहीं घूमता, तुमने, मैं तो भाई अपने इलाके के विधायक देखे ही नहीं, ठीक है, बस खाली फोटो में देखे हैं, वैसे मैं विधायक देख ही नहीं पाता अपने गली के। आप भी देख लो, आपको विधायक देखे। गांव में तो फिर और क्या हालत होती है, चलो शहर का तो फिर भी ठीक है, खींच तान के विकास हो जाता है क्योंकि एजुकेटेड पीपल है। गांव में भी एजुकेटेड पीपल है, मैं नहीं बोला, लेकिन मेजोरिटी एजुकेटेड नहीं है। तो आप सोचो गांव का विकास कैसे होगा? यहाँ पे एमएलए को देखना इतना मुश्किल हो जाता है, तो गांव में एमएलए को देखना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। एक ही टाइम आते हैं वो, जब इलेक्शन का टाइम स्टार्ट होता है। इसका मतलब दोस्तों लोकल गवर्नमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो एमएलए काम कर रहे होते हैं वो दिखते ही बहुत कम है, उनसे आप काम करवा ही नहीं पाओगे लोकल लेवल के। अब आपके गली का नाला खराब हो गया, अब आप रेखा गुप्ता जी को तो फोन नहीं करोगे, गली का नाला खराब हो गया, रेखा गुप्ता जी इसको ठीक करा दो, ठीक है। आप मोदी जी को तो फोन नहीं करोगे, मोदी जी हमारा नाला खराब हो गया, गली का सफाई नहीं हो पा रहा, मोदी जी को तो फोन करोगे नहीं। तो आपको चुनना पड़ेगा ऐसे वहां का लोकल लीडर जो वहां पे काम करा पाए, समझ आ रहा है? तो जैसे मान लो हमारा इलाका है, हमारे ब्लॉक्स बटे हुए हैं, जैसे जहांगीरपुरी की मैं बात करूं तो जे ब्लॉक, आई ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक्स बटे हुए हैं। तो जे ब्लॉक का जो जितना भी इलाका आता है और थोड़ा सा आपका जो भी जे ब्लॉक वाला टच हो गया, तो यहाँ पार्षद होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं पार्षद। मैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, अब मैं भूल जाओ। अब देखो सेंट्रल, अब मेन चीज पे आए हम, अब समझना आराम से आप चीजों को, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको संभालने की कौन? आपके जो ये मोदी वगैरह हो गए, जो ये सब हो गए, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे भारत को संभालने में, इसको हटा दो सेंट्रल को, मैं भारत की बात कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब देखो भारत को कौन संभाल लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे इंडिया को देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। राज्यों को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। राज्यों को देखने के लिए कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद लोकल लेवल को देखने के लिए, लोकल लेवल पे सफाई, ये सब लोकल गवर्नमेंट काम करेगी। ये लोकल गवर्नमेंट गांव में भी होगी, ये लोकल गवर्नमेंट शहर में भी होगी। गांव में क्या होता है, शहर में क्या होता है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये समझ लेना है कि लोकल गवर्नमेंट है क्या, ये आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब है गांव लेवल पे, शहर लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे काम करती है, कौन सी? लोकल गवर्नमेंट काम करती है। जिला स्तर पे काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी, ठीक है। स्टेट लेवल पे नहीं होती है, स्टेट लेवल से बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो ये जिले लेवल पे काम करेगी, गांव लेवल पे काम करेगी। तो लोकल गवर्नमेंट गांव की जितनी परेशानी होगी सारी प्रॉब्लम दूर करेगी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आती जाएगी। बस हल्का सा भी आपको ये समझ आया होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो कौन से लेवल पे काम करती है, गांव और जिला, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे क्या करती है दोस्तों, काम करती है। इस स्तर पे काम करती है लोकल गवर्नमेंट। अब हम समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट का विकास कैसे हुआ। क्या लोकल गवर्नमेंट बहुत पुराने समय से चल रही थी या लोकल गवर्नमेंट अभी आई है जब भारत का विकास हुआ है? तो उसको अब धीरे धीरे हमें समझना है। तो हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट का विकास कैसे हुआ। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन, ठीक है, स्थानीय शासन का विकास, ठीक है।
डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो देखो अब यहाँ से आप चीजें क्लियर करना, थोड़ा हाई लेवल तक भी चलेंगे, बीच में कुछ चीजें हैं जो बुक में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन वो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। 1882 में एक बंदा आता है, इसका नाम था लॉर्ड रिपन। कौन आता है? लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन अंग्रेज तो उस टाइम के वॉइस रहे थे इंडिया के। 1882 में ये सबसे पहले, अब देखो 1882 से पहले इसका मतलब लोकल गवर्नमेंट बहुत पुराने समय से चलती हुई आ रही है, बहुत पुराने समय से। लेकिन प्राचीन यानी पुराने समय में क्या होता था, कुछ लोग आपस में बैठे, जैसे एक गांव है, मान लो एक गांव है, ठीक है, इस गांव का नाम है सुखपुर। क्या नाम है? सुखपुर। ठीक है, सुखपुर मान लो, सुखपुर, सुखी होता है आगे लोगों को एकदम बढ़िया वाला। ठीक है, सुखपुर। इस गांव के अंदर क्या होता है दोस्तों, मान लो सारे पीपल्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की अगर हम डिस्कशन में, पहले कैसे लोकल गवर्नमेंट बनती थी, कोई इलेक्शन नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं है। इस गांव में जितने मैच्योर पर्सन है, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, 4-5 जिनकी बहुत गांव में चलती है, वो 5 लोग अलग हो जाएंगे। वो 5 लोग किसी को भी गांव में एक को मुखिया बना देंगे, जो उनके हिसाब से चले। ऐसे लोकल गवर्नमेंट पहले से चलती थी, जीरो रूल रेगुलेशन। गांव वालों से पूछा भी नहीं जाता था कि किसको बनाना, अपने हिसाब से चुन दिया, एकदम हुक्का उक्का लगाया अपने हिसाब से, पिया हुक्का उक्का चुन दिया एकदम बढ़िया तरीके से, उसको भी ले हुक्का पी, तुम्हें कोई माला मुला पहना, खुश कर दिया। इसका मतलब लोकल गवर्नमेंट पुराने समय में इस तरीके से चलती थी। लेकिन 1882 में एक बंदा आता है जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने बोला अब ऐसे नहीं चलेगी, अब जितनी भी चीजें चलेगी रूल रेगुलेशन। कैसे चलेगी? रूल रेगुलेशन। हिंदी इंग्लिश को दोनों को दिक्कत नहीं लेना है। क्या चलेगी? रूल रेगुलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं नियम कानून। क्या बोलते हैं? नियम कानून। इसका मतलब सबसे पहले नियम कानून की बात लोकल गवर्नमेंट की किसने कही दोस्तों? आपके लॉर्ड रिपन ने। किसने बोली थी? लॉर्ड रिपन ने। कब बोली थी? 1882 के अंदर। अब जैसे इस बंदे ने बात बोली रूल रेगुलेशन की, तो लोगों को हल्का सा झटका लगा कि भाई ये लॉर्ड रिपन तो बाहर का बंदा, अंग्रेज है, ये क्यों चाहता है भारत का लोकल गवर्नमेंट विकसित हो? यही क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट में इसका आंसर जरूर करना कि 1882 में जो लॉर्ड रिपन था, इसने क्यों बोला कि लोकल गवर्नमेंट का विकास होना चाहिए, ऐसा क्यों ये करना चाहता था, ये आपको समझ आया? जैसे लॉर्ड रिपन ने बात रखी, 1919 के अंदर एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या आया दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय सरकार अधिनियम। क्या है दोस्तों? भारतीय सरकार अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम। ये नियम जैसे आया, देखो नियम क्या है, 10 बार मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि भारत वालों पे ब्रिटेन का राज था, तो ब्रिटेन में जो रूल रेगुलेशन बनते थे भारत के लिए, वहां से बन के पर्ची बन के आती थी, और यहाँ पे वो सबको इंप्लीमेंट करनी होती थी, सबको लागू करनी होती थी और सबको माननी होती थी। तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और ये बोल दिया गया कि सभी स्टेट में, सभी स्टेट को प्रांत भी बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, सभी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट चलेगी, सभी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट सबको रखनी पड़ेगी। ये बात बोल दी 1919 में। फिर 1935 में सेम एक्ट आता है, और इस बात को हाँ में हाँ मिला दिया जाता है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं होते, सेम चीजें रहती है। 1935 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और बात को कोई मना नहीं होती है, बात एकदम सेम रहती है। 1935 तक दोस्तों चीजें ठीक हुई, रूल रेगुलेशन की बात रखी। इसके बाद दोस्तों भारत हो जाता है आजाद। मतलब अब हम बात करेंगे, अभी तक जो विकास की बात कर रहे थे भारत आजाद होने से पहले की थी। अब भारत जब आजाद हो गया, तब लोकल गवर्नमेंट का कैसे विकास हुआ। ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद लोकल गवर्नमेंट का किस तरह के विकास हुआ, टॉपिक है, बस लिख नहीं रहा हूं क्योंकि डेट पढ़ रहे हैं, इसलिए वो टॉपिक नहीं लिख रहा हूं, बस आप समझना। 1952 में क्या होता है, एक कार्यक्रम बनता है, इसको बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में क्या होता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या बैठता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट ठीक है, प्रोग्राम। सब कुछ समझ आएगा, टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से समझना आपको। ठीक है, प्रोग्राम। अब देखो ये क्या था भैया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा यार लोकल गवर्नमेंट सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हुआ, देखो महात्मा गांधी शुरू से चाहते थे कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अंबेडकर जी बोलते थे कि लोकल गवर्नमेंट रहेगी ना तो मुखिया सारे के सारा पैसा खा जाएगा, मुखिया बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। तो गांधी जी ने बोला कोई बात नहीं, मुखिया सारा पैसा तो नहीं खाएगा लेकिन थोड़ा बहुत तो करेगा। आप ये बताओ किस में करप्शन नहीं है? क्या एमएलए पैसे नहीं खाते? क्या एमपी पैसे नहीं खाते? क्या नेता पैसे नहीं खाते? इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि करप्शन है, हर चीज में करप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन होगा तो उस कानून को ही अपना बनाओ। तो आज फिर पार्लियामेंट को भी बंद करो, वहां भी करप्शन होता है, विधानसभा को भी बंद करो, वहां भी करप्शन होता है। तो करप्शन की दिक्कतें होती है, तो आप इसको बनाओ। कुल पैसे तो नहीं खाएगा, थोड़ा बहुत खाएगा, लेकिन कम से कम गांव का विकास भी लोकल गवर्नमेंट करिए। आज आप फील कर लो, लोकल गवर्नमेंट को हटा दो तो आज गांव का विकास तुम देख लेना क्या होता क्या नहीं होता। तो लोकल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल है गांव को विकास विकसित करने में। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया। सामुदायिक का मतलब होता है छोटी छोटी कम्युनिटी, यानी छोटे छोटे ग्रुप बनाने स्टार्ट करें। मतलब ये ट्रायल था लोकल गवर्नमेंट का, क्या लोकल गवर्नमेंट भारत में सक्सेसफुल हो पाएगी। इन्होंने छोटे छोटे क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए। उस ग्रुप को 4-5 काम दे दिए, बोला कि इस गांव के 4-5 काम आप संभालो। और जब देखा गया कि भाई वो काम अच्छे से कर ले रहे हैं, समझ जा रहा है, तब लोगों को फिर मतलब बाकी नेताओं को ये लगने लग गया नहीं भाई लोकल गवर्नमेंट सच में विकास कर सकती है, क्योंकि वो ग्रुप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। जब ये अच्छे से काम करने लग गए तो ये अब
तो ट्रायल तो हो गया, फिनिश हो गया, बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रेलर दिखा दिया था। अब पिक्चर की बारी थी। 1953 में अगले साल ही इसको नेशनल लेवल पे पहुंचाया गया। राष्ट्रीय विस्तार मतलब होता है फैलाना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। क्या बोलेंगे? नेशनल एक्सटेंशन, ठीक है, सर्विस। इसको क्या करा गया दोस्तों? नेशनल लेवल पे पहुंचाया गया। इसको बोला कि नहीं अब इसको रोको मत, ये तो सही काम हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट तो बहुत विकास करेगी। नेशनल लेवल की हर प्रांतों में, मतलब हर स्टेट में बोल दिया गया कि अब आपको लोकल गवर्नमेंट रखनी है और इनसे कुछ कुछ काम कराना है। तो कम्युनिटी बनना स्टार्ट हो गई, काम होना स्टार्ट हो गया। अब मजा आने लगा कि लोकल गवर्नमेंट सच में विकास कर रही है, एकदम मजा आ रहा है। अब सोचने लग गए बंदे कि नहीं भाई इसको परमानेंट बनाओ। अभी देखो अभी तो चीजें वैसे भी रूल रेगुलेशन से नहीं चल रही है, फिर भी कम से कम डिस्कशन तो हो रहा है, चीजें हो तो रही है। अब मेन मुद्दा ये आ गया, नहीं भाई अब लोकल गवर्नमेंट को बनाओ, ये सच में विकास करेगी। 1952 के बाद 5 साल बाद 1957 में एक कम्युनिटी बनाई जाती है। 57 में क्या बनती है? एक कमेटी का गठन होता है, ठीक है, ग्रुप का गठन होता है, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या था? बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कमेटी क्या करेगी दोस्तों? ये हर गांव में जाएगी, हर गांव में डिस्कशन करेगी कि क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानियां गांव में क्रिएट हो रही है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी हर गांव में गई, दिक्कतें पूछी, तो कहीं पानी की दिक्कत मिली, कहीं खेती की दिक्कत मिली, कहीं कुछ दिक्कत मिली, कहीं कुछ दिक्कत मिली। सभी गाँव में इन्होंने रिसर्च कर दिया और देख लिया कि भाई नहीं गाँव में बहुत ज्यादा दिक्कत है और लोकल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता और बहुत ज्यादा नीड है गाँव में। ये इसको समझ आ गया। इसको जैसे समझ आया 2 साल बाद इसने रिपोर्ट दे दी 1959। रिपोर्ट कब दी? 1959। 2 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। अब देखो 2 साल बाद इसने रिपोर्ट दी तो इसने उसमें कुछ बातें कही, 3 बातें कही कि लोकल गवर्नमेंट को चलाओगे कैसे गांव में। आपने ये तो बोल दिया, रिपोर्ट तो दे दिया, अब देखो ये गांव में गए, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे लोकल गवर्नमेंट काम करेगी, कितने गांव में कैसी लोकल गवर्नमेंट रहेगी, अब ये सब डिस्कशन मुद्दा उठ के आने लग गया। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि गांव में 3 लेवल पे लोकल गवर्नमेंट रहेगी, चाहे गांव हो चाहे शहर। लोकल गवर्नमेंट कितने लेवल पे रहेगी? 3, यानी 3 टायर लोकल गवर्नमेंट की बात करी इन्होंने, त्रिस्तरीय बनावट की बात करी। सबसे पहले इस रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला कितने स्तर पे रहेगी? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय यानी 3 टायर की बात करी। कितने टायर की? 3 टायर, ठीक है। 3 लेवल पे क्या रहेगी? अभी इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने बोला कि सबसे छोटे लेवल पे हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत रहेगी। हर एक गांव में क्या रहेगी? एक ग्राम पंचायत, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विलेज पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत हर एक गांव में रहेगी। अब देखो अब उसका मन क्या है, ये ग्राम पंचायत एक गांव में भी रह सकती है, और अगर पॉपुलेशन, सारा पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, एक गांव की पॉपुलेशन बहुत कम है तो दूसरे गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत बन सकती है। इसका मतलब एक गांव की भी एक ग्राम पंचायत रह सकती है और 2 गांव मिला के भी एक ग्राम पंचायत बन सकती है। लेकिन मान लो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो ग्राम पंचायत से ऊपर एक होगी पंचायत कमेटी। कौन सी बनेगी? पंचायत समिति बोलो, कमेटी बोलो, पंचायत समिति बोल लो। इसको तुम ब्लॉक बोल सकते हो, ब्लॉक भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको तुम खंड बोल सकते हो, प्रखंड, ये सब तो क्लियर है, बस इतना याद रखो। ग्राम पंचायत से ऊपर लेवल पे होगी पंचायत समिति। कौन होगी? पंचायत समिति यानी पंचायत कमेटी होगी, जिसको हम ब्लॉक भी बोल सकते हो, खंड। मतलब ग्राम पंचायत से बड़े लेवल पे होगी ब्लॉक या खंड। उसके बाद आ जाएगी सबसे ऊपर लेवल पे जिला परिषद। कौन सी आ जाएगी? जिला परिषद, जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये को टॉप लेवल पर रहेगी। इसका मतलब दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 सुझाव दिए। बोला कि जो भी गांव में पंचायत चलेगी 3 लेवल पे चलेगी। सबसे छोटे लेवल पे ग्राम पंचायत काम करेगी, उससे बड़े लेवल पे ब्लॉक यानी पंचायत समिति काम करेगी, सबसे बड़े लेवल पे जिला परिषद काम करेगी। और इस जिला परिषद का एक अधिकारी होगा, जिला अधिकारी, जो पूरी लोकल गवर्नमेंट को ध्यान में रखेगा। और मान लो कहीं कहीं अधिकारी नहीं हुआ तो वो IAS ऑफिसर कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो भी एक डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है? मालिक होगा। या तो जिला अधिकारी नियुक्त कर देंगे या तो IAS ऑफिसर संभाल लेगा, जहां से जिला अधिकारी नहीं होगा, ठीक है। ये होता है। देश में कोई भी पद खाली होती है प्राइम मिनिस्टर के हाथ सौंप दी जाती है, राज्य में कोई भी पद खाली होती है CM के हाथ सौंप देंगे, और डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कुछ भी खाली होता है डिपार्टमेंट, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में सौंप दिया जाता है। यहाँ पे हमें क्लियरिटी हो गई कि दोस्तों ये बलवंत राय कमेटी ने बहुत खतरनाक डायलॉग, बहुत खतरनाक सिस्टम निकाल दिया कि 3 लेवल पे पंचायत रहेगी, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उससे नीचे पंचायत समिति, जिला परिषद। अब भैया इसके काम बताओ। काम होता है जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत हर गाँव पे, तो इसको हर गाँव की समस्या बताए। जैसे मान लो इस गाँव की इस मुखिया को दिक्कत पता है, इस गाँव की इस मुखिया को, ऐसे ऐसे सबको अपनी अपनी दिक्कत परेशानी पता है। ऐसे हो गया कंट्रोल में, दिक्कत परेशानी सबको क्लियर हो गई। इसके बाद पंचायत समिति क्या करेगी? देखो अब पंचायत समिति से 10 गांव मिला लो, 10 ग्राम पंचायत के ऊपर एक पंचायत समिति है, 10 ग्राम पंचायत के ऊपर एक पंचायत समिति। तो इसको जो दिक्कत होगी वो इसको बताएगा, इसको दिक्कत इसको इसने भाई इसको मान लो इसको 1 करोड़ चाहिए, इसको 50 लाख चाहिए, इसको 10 लाख चाहिए, ऐसे ऐसे करके सारी दिक्कत इसको पता लगी पंचायत समिति। पंचायत समिति में ऐसे बंदे थोड़े पढ़े लिखे टाइप के बंदे, मतलब पेपर वर्क भी कर लेंगे और पैसे पूछेगा मैनेजमेंट भी कर लेंगे। इसको जैसी बात पता लगती है अब ये बात पहुंचाएगा जिला परिषद पे। किसको पहुंचाएगा? जिला परिषद। तो जिला परिषद को पता लगता है भाई इतने पैसे की जरूरत है, तो इतने पैसे वो किसको दे देगा? पंचायत समिति को, और पंचायत समिति सबको डिवाइड
डिवाइड कर देगी कि लो भाई इतने पैसे अपने आराम से काम करो। इसका मतलब कुछ ग्राम पंचायत की हेड होती है पंचायत कमेटी, और पंचायत कमेटी के ऊपर होती है आपकी जिला परिषद। कौन होती है? जिला परिषद। बहुत सारे पंचायत कमेटी के ऊपर होगी जिला परिषद, सबको पैसे डिवाइड कर देगी, और फिर आपकी पंचायत कमेटी नीचे पैसे डिवाइड कर देगी। इसका मतलब ये जो है बहुत खतरनाक है, यही पैसे का लेन देन करेगी और लिखा पढ़ी वाले काम भी कर लेगी, ठीक है। और ग्राम पंचायत आराम से विकास पे ध्यान देगी। तो ये सिस्टम सोचा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, जो कि बहुत मुझे वो सही लगा। अब 1959 में जब ये रिपोर्ट पेश हुई, 3 बात को रखा, तो बंदे इसको लागू नहीं कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये 2 अक्टूबर, गांधी जी तो चाहते ही थे लागू हो, तो गांधी जी के जन्म दिवस पे यानी 2 अक्टूबर 1959, इसी दिन जिस दिन रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के कुछ टाइम बाद 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले इसको राजस्थान ने लागू करा। किसने करा? राजस्थान के नागौर। कहां लागू हुई? राजस्थान के नागौर में। कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959। फिर इसको देखते देखते 1960 में इसको लागू करा गुजरात ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने, मसलन वाला एरिया, ठीक है, इन तीनों ने इसको क्या कर दिया दोस्तों? लागू कर दिया 1960 में। ये डिस्कशन होते होते फिर क्या होता है, कुछ चीजें जब आगे बढ़ती है दोस्तों, आगे बढ़ने के बाद 1977 के आसपास 1977 में आपको पता है कांग्रेसी सरकार तो खत्म हो जाती है, कांग्रेसी सरकार चल रही होती है। 1975-76 में आपातकाल इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी क्या थी उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, बस ये समझो कि 1977 में कांग्रेस सरकार पहली बार केंद्र सरकार में हार जाती है कांग्रेस, और उसके बाद अगली जो सरकार बनती है वो बनती है मोरारजी देसाई। किसकी बनती है? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने बोला कि ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो 3 टायर की बात करी है ठीक नहीं है, 2 टायर कर दो इसको। कितना कर दो? 2, मतलब 2 टायर की बात करी, यानी 2 स्तरीय की बात करी, ठीक है, दुई स्तरीय की बात करी। किसने? आपके मोरारजी देसाई ने। तो इन्होंने कमेटी बिठाई अशोक मेहता कमेटी। कौन सी बिठाई थी? अशोक मेहता कमेटी बिठाई इन्होंने। और ये बात किसने रखी थी? मोरारजी देसाई। किसने रखी थी? मोरारजी देसाई। इन्होंने बोला 2 टायर होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। तीसरी वाली का कोई, बीच वाली का कोई काम नहीं है। अब इसका काम नहीं बताओ, इतना सारा पढ़ा लिखे वाला काम कर दे रहा है, इतना आसान कर दे रहा है चीजों को, ठीक है, मैनेज कर दे रहा है चीजों को, मैनेजमेंट अच्छा सा कर दे रहा है, तो इसका काम था। तो फिर बाद में ये चीज गलत लगी कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया, फिर इसको चेंज कर दिया गया बाद में जाके। बाद में इसको जो इंदिरा गांधी थी दोबारा उनकी जब सरकार बनती है तो इस वाले को हटा दिया गया, बोला कि वही वाली 3 टायर वाली रहेगी। तो आज किसी भी गांव और किसी भी शहर में लोगे तो आपको 3 टाइप की ही मिलेगी, ठीक है। एक तो ये वाली मिल जाएगी, और शहर में भी हम डिस्कस करेंगे शहर में कौन सी होती है, लेकिन दोनों शहर हो चाहे गांव 3 टायर ही वाली रहेगी, ठीक है। ये समझ आ गया? 1977 क्लियर हो गया। 1977 के बाद 1989 में कमेटी बैठती है पीके थुंगन कमेटी। कौन सी बैठती है? पीके थुंगन। पीके थुग दिया, ऐसे याद रख लिया, पीके थुग दिया। पीके थुंगन कमेटी बैठती है। ये कमेटी बात करती है कि देखो सब चीज ठीक है, रूल रेगुलेशन सब चीज ठीक है, लेकिन हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दे दो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिख दो, हमारे काम अलग कर दो, जिससे हम काम स्टार्ट कर दे और बढ़िया तरीके से हम अपना काम करें। इसका मतलब इसने संवैधानिक दर्जे की मांग करी। किसकी मांग करी? संवैधानिक दर्जा, क्योंकि संविधान में लिख दोगे तो फिर उसको तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। इसने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करी सबसे पहले किसने? पीके थुंगन कमेटी ने। इसके बाद चीजें आगे बढ़ने लगे बढ़िया तरीके से। 1992 में पीके थुंगन की बात को 1992 में संसद में पारित कर दिया गया कि नहीं भाई एकदम सही बात है, और 1993 में प्रॉपर तरीके से लोकल गवर्नमेंट हो गई लागू। दोस्तों समझ आ गया? देखो बुक में यहां तक डिस्कशन कर रखा है 1952 तक, और 1952 के बाद बुक सीधा ले आई है 1989 में। ये सब बीच का डिस्कशन नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बीच का डिस्कशन से ही आपको समझ आया होगा कि लोकल गवर्नमेंट कैसे स्थापित हुई, लोकल गवर्नमेंट कैसे बनी, किस किसने लोकल में बात रखी, 2 टायर 3 टायर, ये सारी चीज आपको समझ आई होगी। और 1900 सीधा मैं ये काट के 1989 में लिया था तो तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी थी कि भाई बीच का पोर्शन कहां गायब हो गया, क्योंकि कहानी बीच में कट जाती है। तो एक कहानी टाइप से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और चीजें आसान करते हुए जा रहे हैं। तो 1993 में लागू होती है। अब देखो ये डेट्स आप एकदम अच्छी तरीके क्लियर कर लेना, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो बढ़िया है, टेस्ट उस लेके मार मूर के डेट तो हो जाती है एकदम ओके तरीके से। तुम्हें भी ये डेट क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा था दोस्तों? 1882 में लॉ ऑफ डिपेंडेंट रूल रेगुलेशन की बात करते हैं। उसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, 1935 में भी गवर्नमेंट ऑफ, दोनों याद रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 में और 35 में। उसके बाद आजाद भारत के बाद लोकल गवर्नमेंट का कैसा विकास हुआ? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए, अगर लोकल गवर्नमेंट का विकास करना है तो छोटे छोटे समुदाय बनाए गए, उनको कुछ काम दिए गए और वो सक्सेसफुल हुआ। फिर उसको नेशनल लेवल पे पहुंचाया गया 1953 में। फिर 1957 में अब डिसीजन आया कि लोकल गवर्नमेंट बनानी है, लेकिन बनानी कैसे? तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई, वो गाँव गाँव गई, उसने प्रॉब्लम्स देखी, उस हिसाब से उन्होंने 3 टायर की बात करी। इसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, ठीक है। ग्राम पंचायत अपने अपने काम करेगी अपने अपने गाँव में, उसको कोई दिक्कत होगी, पैसे की प्रॉब्लम होगी, पंचायत समिति से कॉन्टेक्ट करेगी, और पंचायत
पंचायत समिति, जिला परिषद से। फिर रिपोर्ट दी 1959 में, जिसमें सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में लागू गई। 1960 में गुजरात, महाराष्ट्र, मसलन में लागू हुई। 1977 में 2 टायर वाली अशोक मेहता कमेटी बनाई। मोरारजी देसाई ने बोला कि बीच वाली को हटा दो, 2 ही ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको क्रॉस करके वही वाली आज तक लागू है। 1989 में पीके थुंगन बैठता है, जो कि कमेटी बैठती है, जो कि बात रखती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बात रखो, हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। 1992 में पारित और 1993 में क्या हो जाता है, लागू हो जाती है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 1993 में लागू होती है तो क्या होता है। तो दोस्तों संविधान में ना, हमारे जो संविधान है उसमें 2 संशोधन होते हैं। कितने होते हैं? 2। कितने संशोधन होते हैं संविधान में? 2 संशोधन होते हैं। संशोधन मतलब चेंज होता है, इंग्लिश में इसको अमेंडमेंट बोलते हैं। एक संशोधन होता है 73 और एक संशोधन होता है 74। 73 जो होता है गांव के लिए संशोधन होता है, मतलब गांव में कैसे विकास होगा, गांव में कैसे चीज चलेगी। और 74 जो होता है शहर के लिए होता है कि शहर में चीजें क्या चलेगी, मतलब गांव के विकास के लिए अलग और शहर के विकास के लिए अलग अलग संशोधन होते हैं। अब देखो गांव के लिए क्या संशोधन है, तो गांव में मैंने बता दिया कैसे चलेगा। सबसे निचले लेवल पे ग्राम पंचायत, कौन सी चलेगी? ग्राम पंचायत। उससे ऊपर लेवल पे कौन सी चलेगी ग्राम पंचायत से बताओ? पंचायत समिति। कौन सी चलेगी? पंचायत समिति। और इससे ऊपर कौन चलेगी बताओ? जिला परिषद। कौन सी चलेगी? जिला परिषद। ठीक है, ये गांव लेवल की हायरार्की है जो 73 में संशोधन में चेंजेस हुए। तो ये भी पूछ लेता है कि 73 और 74 संशोधन के बाद लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस आए, तो आपको यही आंसर लिखना है। और 74 में आ जाए ग्राम पंचायत के बाद शहर में आ जाएगी नगर पंचायत, क्योंकि शहर में ही बोलोगे ग्राम पंचायत, अजीब नहीं लगेगा? शहर में हो जाएगी नगर पंचायत। पंचायत समिति के बदले आ जाएगी नगर पालिका। कौन आ जाएगी? नगर पालिका। और इसके बदले आ जाएगी नगर निगम। तो सबसे बड़ी होती है नगर निगम। ठीक है, एक शहर में एमसीडी जिसको आप बोलते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, एमसीडी। तो नगर पालिका, नगर निगम, ऐसे ही शहर के हायरार्की और ये गांव के हायरार्की। तो आपको याद रहना चाहिए, आसान चीजें। क्लियर हो गया? अब 73 व 74वें संशोधन में ये हुआ, और क्या क्या हुआ भैया? और चेंज बताओ। इतना थोड़ी लिखेंगे, 8-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब देखो 2 तो खतरनाक चेंजेस हुए। ठीक है, चुनाव स्टार्ट हो गए, पहले चुनाव नहीं होते थे। ठीक है, इलेक्शन स्टार्ट हो गए और रिजर्वेशन। अब ये क्वेश्चन मत बोलना रिजर्वेशन क्या होता है, दुख हो जाएगा, बोर्ड फोड़ दूंगा अगर तुमने रिजर्वेशन पूछा। रिजर्वेशन क्या होता है 10 बार बता चुका हूं। रिजर्वेशन होता है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। ठीक है, 100 सीटें अगर दिल्ली पुलिस की निकली है तो SC/ST के लिए मान लो 20 सीटें फिक्स हो रही है, इसी को बोलते हैं रिजर्वेशन। इस 20 सीट पे आप 100 नंबर भी ले आओगे तब भी SC/ST बैठेगा, आप नहीं बैठ सकते। आप 80 सीट के ही हकदार हो, इसी 80 सीट में से आपको बैठना होगा। ठीक है, अब चुनाव। अब देखो क्या पहले प्राचीन समय में, जो मैंने बोला था प्राचीन समय से लोकल गवर्नमेंट चलते हुए आ रही है, क्या पहले लॉर्ड रिपन से पहले इलेक्शन होते थे? नहीं होते थे। अब इलेक्शन स्टार्ट हो गए। इलेक्शन जो होंगे दोस्तों 5 ईयर के लिए होंगे। कितने ईयर के लिए होंगे? 5 होंगे। प्लस में डायरेक्ट इसमें जनता पार्टिसिपेट करेगी, डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट होंगे एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट तीनों पदों पे जनता क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी, जनता वोट डालेगी। 5 ईयर के लिए इलेक्शन होंगे। अगर बीच में कोई मरमुरा जाता है, मान लो कोई नेता है वो 5 साल के लिए चुना गया था लेकिन वो 2.5 साल में उसकी डेथ हो जाती है, तो 2.5 साल के लिए कोई नया नहीं, उसमें दोबारा उपचुनाव होगा। उपचुनाव, बाय इलेक्शन, उपचुनाव होगा। उस उपचुनाव में 6 मंथ के अंदर वो चुनाव होना चाहिए। कितने मंथ के अंदर? 6 मंथ के अंदर। समझ नहीं आएगा आपको, मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो ये एक सीट है, ठीक है, इस सीट पे मान लो 2 बंदे लड़ रहे थे, एक मोनू और एक सोनू। मोनू और सोनू, मान लो मोनू इसमें जीत जाता है और सोनू इसमें हार जाता है। लेकिन ये मोनू जो होता है ये 5 साल के लिए चुना गया, क्योंकि लिखा हुआ 5 साल के लिए चुनते हैं। 5 साल के लिए मोनू चुना गया। मान लो ये 5 साल के लिए पार्षद बना था। क्या बना था? पार्षद, काउंसलर। ठीक है, ये पार्षद बना था 5 साल के लिए। लेकिन ये मोनू जो होता है दोस्तों, ठीक है, मोनू इसमें क्या कर जाता है? जीत जाता है। जीतने के बाद 2.5 साल बाद इस बेचारे की डेथ हो जाती है, ये भी खत्म। अब इस इलाके को संभालने के लिए कौन संभालेगा? तो इसमें होंगे दोबारा से इलेक्शन। अब दोबारा सोनू खड़ा होगा और कोई और कैंडिडेट खड़ा होगा। अब दोनों में से जो जीतेगा वो होगा। तो इसका मतलब खत्म होने के बाद ये नहीं कि चले जा रहा, दोबारा से इलेक्शन होंगे 6 महीने के भीतर। 6 महीने में इलेक्शन नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब भैया इलेक्शन कराएगा कौन? वही तो डिस्कस करेंगे कि अब इलेक्शन कराएगा कौन। और बात करें हम रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन मिलेगा वुमेन को 1/3। सबसे पहले वुमेन को भेजा जाता है, वुमेन को 1/3 मिलेगा। SC/ST को प्योर रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन मिलेगा। देखो वैसे 1/3 है, लेकिन बिहार वगैरह में मुखिया की पोस्ट पे हाफ मिलता है, एकदम 50% मुखिया 50% मुखिया है। और ओबीसी जो होगा दोस्तों, ओबीसी को जरूरत पड़ने पर, ओबीसी को कैसे? जरूरत पढ़ने पर ही रिजर्वेशन मिलेगा। अगर क्रीमी लेयर मतलब अगर ठीक ठाक अमीर होंगे तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वरना उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये चेंजेस हुए। अब इलेक्शन करवाएगा कौन? तो वो हमें समझना पड़ेगा। देखो इलेक्शन करवाने के लिए एक अलग से बनाया गया राज्य चुनाव आयुक्त। कौन बनाया गया? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, ये इलेक्शन कराएगा, अलग से बनाया गया है राज्य चुनाव आयोग। उसको बोलेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या बोलेंगे? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये किस लिए बनाया गया है? ये कराएगा इलेक्शन। क्या कराएगा? प्योर इलेक्शन। जितने भी इलेक्शन होंगे सारी जिम्मेदारी इसकी। हाँ,
हर स्टेट में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं। जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली स्टेट नहीं है, यूपी मान लो, वो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी, फिर भी इलेक्शन होते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली की गवर्नमेंट तय करेगी, जैसे यूपी मान लो, यूपी के अंदर यूपी की गवर्नमेंट तय करेगी कि एमसीडी के इलेक्शन कब, सॉरी एमसीडी नहीं, वहां तो वो चलता है, ठीक है, वहां पे वहां की लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कौन करेगी, आपकी यूपी की जो गवर्नमेंट होगी वो तय करेगी कि कब इलेक्शन होना है, डेट वो फिक्स करेगी। इलेक्शन कौन करवाएगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग डेट फिक्स नहीं करेगा, फिक्स वहां का स्टेट करेगा, लेकिन इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होगी इसकी। अब तुमने इलेक्शन करा लिया, लोकल गवर्नमेंट बना भी ली, प्योर इलेक्शन हुआ, अच्छे सब कुछ हुआ, जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो कहां से काम होगा। मान लो स्टेट गवर्नमेंट पैसा ही नहीं दे रही है, दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अभी दिल्ली के अंदर सेंट्रल लेवल पे बीजेपी, स्टेट लेवल पे बीजेपी, ज्यादातर लोकल लेवल पे आम आदमी पार्टी। कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब स्टेट गवर्नमेंट राज्य को तो अच्छे से पैसा देगी काम करने के लिए, क्योंकि डबल इंजन सरकार है, दोनों जगह बीजेपी है। लेकिन बताओ स्टेट गवर्नमेंट का मन करेगा पैसे देने का लोकल गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को मन करेगा, मन ही नहीं करेगा अंदर से, समझा। तो रूल ऐसे टाइट होने चाहिए कि उसको पैसा देना पड़े। तो एक चुनाव अलग से वित्तीय आयोग बनाया गया है, जिसको बोलते हैं राज्य वित्त आयोग। क्या बोलते हैं, राज्य वित्त आयोग। ये आयोग अलग से गठन किया गया है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका अलग से गठन किया गया है कि ये क्या करेगा दोस्तों, ये पैसा डिवाइड करेगा अच्छे से, ये पैसे की देख रेख करेगा कि सही से पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लोकल गवर्नमेंट को। अगर अच्छे से पैसा नहीं मिलेगा तो फिर ये किसको पेलेगा, आपकी लोग उसको क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ आ गया हमें कि ये पैसा देखेगा सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चुनाव देखेगा, इसका पैसा देखना है, इसको चुनाव देखना है। तो लोकल गवर्नमेंट को अच्छे से पैसा मिलेगा तो काम अच्छे से होगा। तो ये आपको क्लियरिटी हो गई होगी दोस्तों अच्छी तरीके से कि ये चेंजेस हुए थे। अब आप लिखोगे कि भाई कैसे चेंजेस हुए थे 73 और 74 के बाद, तो ये बताओगे। उसके बाद आप ये डिस्कशन करोगे, किसके बारे में डिस्कस करोगे, इलेक्शन रिजर्वेशन के बारे में डिस्कशन करोगे, फिर आप इसके बारे में डिस्कशन करोगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करें, एक टॉपिक आता है विषयों का स्थानांतरण। टॉपिक क्या आएगा, विषयों का स्थानांतरण। अब समझो, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। देखो स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफर, किस चीज को ट्रांसफर करना है, यहाँ सब्जेक्ट को ट्रांसफर करा गया। शुरुआत में जो स्टेट लिस्ट थी, हम पढ़े राज्य सूची, स्टेट लिस्ट 7 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट थी ना दोस्तों, इसके अंदर ना 29 काम बोले गए, मतलब इसके अंदर जो 29 काम थे उसको बोला गया कि इसको ट्रांसफर कर दो लोकल गवर्नमेंट को। 29 काम ट्रांसफर कर दो किसको, लोकल गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट वालों कोई बात नहीं, 29 काम हम प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट को दे देंगे। इस 29 काम में लोकल गवर्नमेंट का मन वो जैसे काम कर रही है करे, इसमें सफाई वफाई कृषि वृषि सब इसी में आएगा 29 काम। तो 29 काम सौंप दिए गए लोकल गवर्नमेंट को। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, इसके अंदर ना मतलब जो 73वां संशोधन हुआ था, अभी 73वां संशोधन, इस 73वें संशोधन में ना आदिवासियों वाले स्टेट को दूर रखा गया। मतलब जितने भी आदिवासी थे इन सबको दूर रखा गया कि ये अच्छे से कर नहीं पाएंगे, मुखिया उखिया बने कैसे काम करेंगे। तो 73 वाले जो गांव में जो 73 वाला लागू हुआ था संशोधन, उससे दूर रखा गया इनको। लेकिन फिर बाद में 1996 में, कब 1996 में एक एक्ट लाया गया, सेपरेट एक्ट, जिसको बोलते हैं पृथक अधिनियम। क्या बोलते हैं, पृथक अधिनियम। ये सेपरेट एक्ट लाके 1996 में इसको जोड़ा गया, किसको, आपके आदिवासियों को किसमें ऐड कर दिया गया, 73वें संशोधन में, कि अब 73वें संशोधन में इनका भी काम होगा। तो आदिवासियों को बाद में इसको ऐड करा गया और इससे आदिवासियों को बहुत ज्यादा विकास हुआ उस इलाके में, क्योंकि वो भी लीड करना सीखेंगे, वो भी फिर उसके लिए एक्सपीरियंस होगा, एजुकेशन, फिर बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस वगैरह होगा। तो बाद में उनको ऐड कर लिया गया, लेकिन शुरुआत में इनको दूर रखा गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि शुरुआत में आदिवासियों को जो दूर रखा गया था, उसके बाद कौन से एक्ट के थ्रू इनको जोड़ा गया वापस, ठीक है, 73वें संशोधन के में, ठीक है, जो गाँव के लिए हुआ था। अब उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 73 और 74वां जो आपका संशोधन हुआ है, ठीक है, संशोधन, ये सच में इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं, इसको बोलते हैं क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, ठीक है। क्या सच में ये इंप्लीमेंट हुआ है या फिर ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है दोस्तों। अब आप बताओगे ना कि 73 और 74वां इंप्लीमेंट, मतलब सच में बताओ, डाटा बताओ, कितनी ग्राम पंचायत बनी, कितनी नगर पालिका बनी, कितनी नगर निगम बनी, ये डाटा तो दोगे ना आप। हमें कैसे पता लगेगा इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, आपने बोल दिया नहीं गांव में रिजर्वेशन है, ये सब तो हमें पता लग गया, ये भी तो बताओ कितनी क्या क्या बनी। तो अब हमें डाटा समझना है कि कितनी कितनी लोकल गवर्नमेंट क्या क्या बनी थी। अब देखो लगभग यहाँ इसमें 32 लाख लोगों का इलेक्शन होता है, कितने लाख, 32 लाख। 32 लाख में से 13 लाख, मतलब 32 लाख जीतते हैं, जिसमें से 13 लाख पे कौन बैठती है, वुमेन्स। 13 लाख पे कौन बैठती है, वुमेन, मतलब वुमेन। इसका मतलब हमें ये पता लग रहा है डाटा से कि 13 लाख पे वुमेन बैठती है, इसका मतलब रिजर्वेशन मिलता है 1/3। अब आ जाओ, सबसे टॉप लेवल, सबसे नीचे लेवल कौन थी, ग्राम पंचायत। उससे ऊपर कौन थी, फटाफट बताओगे, ब्लॉक, ठीक है, जिसको पंचायत समिति बोल सकते हैं। उससे ऊपर कौन थी, जिला परिषद। अरे ये तो पता करना है, जिला परिषद, ठीक है। उसके बाद अगर शहर की बात करें तो सबसे नीचे थी नगर पंचायत। उससे ऊपर कौन थी बताओ, नगर पालिका। और उससे ऊपर कौन थी, नगर
निगम। अब देखो, अब हमें डाटा पढ़ना है कि कितनी ग्राम पंचायत बनी, कितने ब्लॉक, डाटा, अब सिर्फ डाटा पढ़ना और कुछ डाटा है। अब देखो ग्राम पंचायत बनी 2000, कितनी बनी 2000। नगर पालिका बनी 1400। नगर पालिका कम क्यों हो रही है? क्योंकि नगर पालिका कम होगी ना, नगर पंचायत छोटे छोटे इलाके में होती है, नगर पालिका थोड़े बड़े इलाके में होती है, और नगर निगम तो और कम होगी क्योंकि ये और कम 100। नगर निगम कितनी बनी 100। इसमें से दोस्तों अब तुम्हें पता है शहर वगैरह में मेयर वाली सीट होती है, मेयर वाली महापौर वाली 30 सीटें फिक्स थी महिलाओं के लिए 30 सीटें क्या कर दी, फिक्स कर दी। 30 सीटों में सिर्फ कौन बैठेगी, महिला बैठेगी। तो ये था। गांव की बात करें तो ग्राम पंचायत, गांव ज्यादा है तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, 2.5 लाख, ठीक है, ये बुक का डाटा है। उसके बाद 6000 आपके ब्लॉक्स हैं और आपके लगभग 2000, ठीक है, 2000 नहीं 600, 2000 ज्यादा बोल दिया, जिला परिषद तो 600 ही होगी, ठीक है। 6000 के बाद 600 आपकी जिला परिषद है, ठीक है। इसके बाद जिला परिषद कम होगी, जिला लेवल पे होती है, ठीक है। अब इसमें वुमेन को कितना रिजर्व, उसका तो वुमेन में डिस्कशन खाली मेयर का कर रखा है, इसमें वुमेन को कितना रिजर्वेशन मिला, मतलब वुमेन को इस 600 में से कितना रिजर्वेशन मिला, तो 200 मिला। इसमें कितना मिला, तो इसमें 2000 रिजर्वेशन है वुमेन को, और इसमें कितना है, तो इसमें 80,000 वुमेन को रिजर्वेशन है। तो ये डाटा आपको याद कर लेना है एकदम अच्छी तरीके से दोस्तों, सारा आपको टिप पे होना चाहिए। और अगली बार आप इसका टेस्ट दोगे जब क्लास में आओगे, मतलब अगला जो चैप्टर होगा उसमें मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा, यही डिस्कशन करूंगा, चलो बताओ पिछली क्लास में जो मैं तुम्हें याद कराया था वो तुम्हें याद है नहीं, तो मैं ये पूछूंगा। और हो सके तो सारा डाटा याद करके उस बच्चे को एकदम मैं रिप्लाई भी दूंगा जो कमेंट में लिखेगा कि ये सारा डाटा, कि भैया मेरे को सारा डाटा याद हो गया, फिर फटाफट बिना देखे कमेंट में लिखना है, तुम्हें उसकी कसम है, इसको सारा तुम मानते हो। क्लियर हो गया? तो यही था हमारा चैप्टर दोस्तों, हमारा पूरा चैप्टर हो गया फिनिश, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर आपको नोट्स वोट्स चाहिए तो मैं ग्रुप में आपको व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है उसका लिंक डाल दूंगा, तो उस चीज मुझे और बतानी थी तो मैं तुम्हें डिस्कस कर देता हूँ। कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये जो पृथक अधिनियम के बाद 29 सब्जेक्ट जो थे कहाँ डाले गए, तो जब आप अनुसूची वगैरह पढ़ोगे, जैसे हमारा संविधान है तो हमारे संविधान के 22 चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे संविधान में आर्टिकल 395 बता चुका हूँ। उसके बाद 12 अनुसूची भी है, अलग से शेड्यूल बना रखे 12 शेड्यूल है, जिसमें से एक भारत राज्यों को संघ बोलता है, ऐसे करके 2 वेतन की बात करता है, कितने किसकी राष्ट्रपति कितना वेतन होगा, प्राइम मिनिस्टर, वो वेतन का डिस्कशन करता है। ऐसे 11वीं अनुसूची बात करती है इसकी, क्या नाम है, 73वें संशोधन की। तो 11वीं अनुसूची में इसको ऐड करा गया। कौन सी अनुसूची में ऐड करा गया? 11वीं अनुसूची में। तो ये याद रखना है आपको, 11वीं अनुसूची में ऐड करा गया था इस 29 सब्जेक्ट्स को। बस यही है। तो पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7 पढ़ा दूंगा इससे पहले वाला, ठीक है। अभी फटाफट ये वाला खत्म कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम बैक आ जाएंगे। अभी ये फ्लो में सारा कंटेंट खत्म हो गया है, और फ्लो में ऐसे आगे के चैप्टर भी खींच देंगे। बस आप इसको टिप पे रखो जितना मैंने पढ़ा दिया एकदम बढ़िया तरीके से। लाइक कमेंट ठोक दो एकदम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय मानवता। ठीक।